हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। पंचशील इंग्लिश क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटर की फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर सेकंड, और इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर लिखा किसने है? तो ये अनीस जंग का लिखा हुआ चैप्टर है। और इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए उसी का अध्ययन कर लेते हैं। सीधे सीधे हम लोग टेस्ट पर चलते हैं और समझते हैं चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें लिखा है समटाइम्स आई फाउंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी हमें कचरे में 1 रुपया भी मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट है जो कहानी में एक बच्चे का जिक्र है, साहिब का, वो बोलता है। आइए कहानी पढ़ते हैं। कहानी का प्रारंभ होता है, ये एक यहाँ पर देख रहे होंगे आप, स्पीच लग रहा है। ये लेखिका है अनीस जंग चैप्टर की, वो एक लड़के साहिब से पूछ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, साहिब नाम लिखा हुआ है। पूरा नाम इसका साहिब आलम होता है, आगे हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आप इतना समझ ले लीजिए कि अनीस जंग और साहिब के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है। अनीस जंग क्या पूछते हैं? वाई डू यू डू दिस? तुम ये काम क्यों करते हो? साहिब से पूछा, तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scratching for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अब जो इम्पॉर्टेंट मीनिंग है उन्हें आप लिखते चल सकते हैं। एनकाउंटर मीन्स मुलाकात हो जाना, स्क्रंचिंग मीन्स खोजना, सर्चिंग होता है, स्क्रंचिंग और सर्चिंग एक ही है। गार्बेज कचरा होता है, नेबरहुड पड़ोस हो गया। तो बता रही हैं उससे यानी साहिब से हमारी हर रोज़ सुबह में मुलाकात हो जाती है, जब वो हमारे पड़ोस में कचरे के ढेर पर उसको उसमें कुछ सर्चिंग करने के लिए आता है, स्क्रंचिंग करने के लिए आता है। हर रोज़ साहिब कचरे के ढेर से कचरे को चुनने के लिए आता है और तभी हमारी उससे मुलाकात होती है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमियस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका घर ढाका में, ढाका जानते होंगे बांग्लादेश की राजधानी है, उसके ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में उसका घर स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन इन डिस्टेंस मेमोरी। अब तो उसका घर उसकी दूर की स्मृति में भी नहीं है। अब तो पूरी तरह से भूल गया है हमारा घर ढाका में भी हुआ करता था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स देयर स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। क्योंकि वहाँ बहुत सारे तूफान आते थे जो उसके घर को और उसके खेतों को बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम। ये सारी बात उसकी माँ उसे बताती है। वो तो छोटा रहा होगा इसलिए उसे नहीं याद है कुछ भी। दैट दैट इज़ वाई दे लेफ्ट। यही कारण रहा कि उन्होंने ढाका छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज़। और इसी तरह के गोल्ड के खोज में, यानी यहाँ तो गोल्ड का मतलब है भोजन के लिए पैसा ही जुट जाए, वही गोल्ड है गरीबों के लिए। तो उसकी तलाश में वो बड़े शहरों में चले आए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ ये लोग अब रहते हैं। तो समझ गए। अनीस जंग बता रही हैं कि साहिब का परिवार ढाका का मूल निवासी था, लेकिन वहाँ तूफान ज़्यादा आते थे, इसलिए खाने तक को नहीं बचता था, तो उन्होंने वो छोड़ दिया और यहाँ बड़े शहरों में आकर रहने लगे। हम बता दें आपको, ये जो साहिब है और उसका परिवार है, ये यहाँ सीमापुरी दिल्ली के निकट रह रहा है। तो वहीं का ये जिक्र किया जा रहा है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल याद रखिएगा ये साहिब सीमापुरी दिल्ली के पास रह रहा है। तो आगे की वार्ता में कह रही हैं आई हैव नथिंग। अच्छा, ये साहिब आगे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था उसी का जवाब यहाँ पर साहिब ने दिया है। कह रहा है आई हैव नथिंग इज टू डू बट ही मटर्स लुकिंग अवे। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो मटरिंग की आवाज़ में हल्के से बुदबुदाते हुए वो उन्हें जवाब देता है। अनिजन कहती हैं गो टू स्कूल, तो स्कूल जाया करो। आई से गिलिवली, ये बात हमने बड़ी खोखली कही। हाँ, उन्हें पता था ऐसा संभव नहीं है। रियलाइजिंग इमेडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और शीघ्र ही हमने ये अनुभव भी किया कि जो हम इसे एडवाइस दे रहे हैं वो एकदम बेकार की है। हम्म इसमें कोई दम है नहीं हमारी सलाह में। फिर भी साहिब जवाब देता है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। हमारे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। वाई वेन दे विल वन आई विल गो। जब वो लोग बनवा लेंगे तो मैं स्कूल जाया करूँगा, ऐसे उसने जवाब दिया। कहा फिलहाल मेरे यहाँ कोई स्कूल है नहीं, वो लोग बनवाएंगे तो जाएंगे। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। अगर हम स्कूल स्टार्ट कर दें आप आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। अनिश सिंह कहती हैं हंसी के अंदाज में ये बात हमने उससे कही, अगर हम स्कूल बनवा दें तो आप आया करोगे हमारे स्कूल? यस ही सेज। साहिब आलम जवाब देता है हाँ आएंगे।
स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है स्कूल के नाम से। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद हमने देखा वो दौड़ करके मेरे पास आता है और पूछता है, इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से। मैंने कहा, स्कूल बनने में टाइम लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। और मुझे बड़ी शर्म आई। इम्प्रेस मीन शर्मिंदा होना होता है, कि मैंने एक ऐसा वादा बच्चे से किया है जिसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे स्कूल बनवाना ही नहीं है। वट promises लाइक माइन एवन इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन हमारे जैसे वादे उसके इस ब्लीक वर्ल्ड में, रूखे से संसार में बहुत सारे पड़े हैं। ऐसे बच्चों की इच्छाएं कहाँ पूरी होती हैं? तो ऐसे बहुत से वादे उसके लाइफ में आते रहेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नाइंग हिम, जब कई महीने से हमने उसे जान लिया, आई आस्क मी हिज नेम। तो मैंने उसे उसका नाम पूछ लिया, नाम पूछा उसका नाम। उसने बताया, मेरा नाम, मैडम मेरा नाम साहिब आलम है। ही अनाउंसेस, हाँ वो ये अनाउंस करते हुए बोलता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। वो नहीं जानता है साहिब आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जान जाए कि साहिब आलम का मतलब होता है वर्ल्ड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये बात जान जाए, ही वुड हैव इट हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसे विश्वास नहीं होगा इस नाम पर कि हम साहिब आलम है और कचरा चुन रहे हैं। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनभिज्ञ कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में टहलता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। एक ऐसे चिड़िया की झुंड की तरह जो नंगे पैर सुबह में तो नजर आता है लेकिन दोपहर को गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, हम साहिब के पूरे झुंड से धीरे धीरे परिचित हो चुके थे। वाई आर यू वियरिंग चप्पल, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। उनमें से एक से हमने पूछ लिया, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? अनीश सिंह कह रही हैं, एक बच्चे से पूछा, चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं आप? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, ही आंसर सिंपली। वो धीरे से जवाब देता है, इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि मेरी माँ उनको सेफ से उतारती नहीं है। ऐसे बोल दिया। आगे, even if she did, he will throw them off at another who wearing shoes that do not match। एक दूसरा लड़का जो ऐसे जूते पहने था जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, उसने एकदम से जवाब दिया अनिश जंग को, अगर वो उतार भी दें सेफ से तो ये पहनेगा नहीं, ये उन चप्पल को पहनेगा नहीं। When I कमेंट ऑन इट, जब मैंने ये बात पूछी, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वो पैर अपने ज़मीन से घसीटता रहा और कुछ भी बोला नहीं। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ। एक ऐसा बच्चा शायद जीवन में कभी उसे जूते नसीब नहीं हुए होंगे, वो कहता है मैडम की तरफ देखकर, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग वेयर फूड। देश भर में भ्रमण करने के बाद हमने ऐसे नंगे पैर बच्चों को देखा है। इन सिटीज़, इन विलेज रोड्स, शहरों में भी देखा है, गांव की सड़कों पर भी देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू से टू स्टे वेयर फूड। अनिश जंग बहुत अच्छी बात बता रही हैं, कह रही हैं ये पैसे के अभाव के कारण नहीं होता है, बल्कि नंगे पैर रहने की एक ट्रेडिशन होती है इन लोगों की। एज वन एक्सप्लेनेशन, एक संदर्भ में अगर कहा जाए तो ये एक रिवाज है, ये एक प्रचलन है कि ये नंगे पैर ही रहते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन वे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य होता है कि किस तरह से ये एक एक्सक्यूज मीन्स बहानेबाजी है, हमेशा एक्सप्लेन वर्णित करना होता है, परपेचुअल कंटिन्यूसली होता है, स्टेट ऑफ पॉवर्टी गरीबी में बने रहने का। ठीक, ये हमेशा गरीबी में बने रहने की कैसी अजीब सी दशा है। तो आगे बता रहे हैं, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी। ये सब देख करके ओडीपी की एक कहानी हमें आ जाती है जो ये एक व्यक्ति ने हमें कभी बताई थी। एज ए यंग बॉय ही गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो बालक था तब एक टेम्पल के करीब से स्कूल जाया करता था। वेयर इज फादर वाज ए प्रीस्ट, और उस मंदिर में उसके डैडी वहाँ के
पुरोहित हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए वो बच्चा रुकता था मंदिर के पास, एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later आई विजिटेड दिस टाउन एंड द टेम्पल। फिर 30 वर्ष के बाद, ये टाइम आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, 30 वर्ष के बाद हमारा फिर से उडुपी में जाना होता है, उसी टाउन में और उसी टेम्पल पर पहुंचते हैं, विच वाज नाउ डन इन एन एयर ऑफ डेसोल्यूशन, जो पूरी तरह से खंडित हो गया था और वो अलग सा डेसोल्यूशन हो गया था। इन द बैकयार्ड, किधर, मंदिर खंडित नहीं हुआ था, मंदिर के पीछे की जगह पूरी तरह से तोड़ दी गई थी और खुला एरिया था। यहाँ आपको ये सीन दिख रहा है तो निश्चित रूप से ये अनीश जंग होगा और उसके साथी लोग होंगे ये, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, कहानी में आगे बताया जा रहा है। देयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और जो जगह टूट गई थी, मंदिर के पीछे खाली मैदान पड़ा हुआ था, वहाँ नया पुरोहित भी आ चुका था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स भी डाली गई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा बच्चा ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसे जूते और मोजे सब कुछ प्राप्त थे। अराइव्ड पैंटिंग, हाँफते हुए आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग चारपाई पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हु मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, मुझे उस बच्चे की याद आ जाती है कि चलो फाइनली कम से कम बच्चे को जूते मोजे प्राप्त हो गए हैं। लेट मी नेवर लूज देम, और फिर उसने बोला था कि मैं इन जूतों को कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ऐसा लग रहा था देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज, अब तो छोटे बच्चे जैसे कि पुरोहित के बच्चे भी जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रेड पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन ये कचरे चुनने वाले जो बच्चे होते हैं वो अब भी नंगे पैर देखे जा सकते हैं। आगे अनिश चंद कह रहे हैं, माई कैंटेंस विद द वेयर फुट रैग पिकर्स लिस्ट टू मी सीमापुरी, जे नंगे पैर जो बच्चे होते हैं उनसे मेरी जान पहचान, एक्वेंटेंस जान पहचान होता है, मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है, मुझे सीमापुरी की याद आ जाती है इन बच्चों को देखकर, अनिश चंद बता रही हैं। अब क्यों उन्हें याद आती है वो देख लेते हैं। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट, वैसे तो दिल्ली का निकटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र पैराफेरी सीमावर्ती क्षेत्र होता है। वट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्कैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, लेकिन अगर मेटाफोरिकली देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादातर वो लोग हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। तो ये अलग बदलाव है, यहाँ सीमापुरी और दिल्ली में मीलों का अंतर है, ठीक है। लाक्षणिक रूप से, विकास के रूप से अगर देखा जाए तो मेटाफोरिकली मीनिंग दिया जा रहा है। साइज फैमिलीज एमोंग देम सीमापुरी वास देन ए वाइल्डनेस, और जो साहिब का परिवार है वो भी इन्हीं सीमापुरी के लोगों में एक है, जो यहाँ ऐसे एरिया में, निर्जन क्षेत्र में, बीहड़ क्षेत्र में रहता है। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, सीमापुरी अभी लगभग वैसा ही है, लेकिन अब खाली जगह बची नहीं है सीमापुरी में। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ मिट्टी के कच्चे मकान मिल जाएंगे आपको। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तिरपालिन, छतें मिल जाएंगी जो या तो टिन की बनी हुई हैं या उन पर तिरपाल डाला गया है। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेन्स एंड रनिंग वाटर, ये वहाँ सड़कों पर बहता पानी, क्योंकि ड्रेनेज, ठीक ड्रेनेज है, सेवेज तो गंदी नालियाँ, कचरा, ये सब वहाँ आज भी बहता है, इसलिए वो सीमापुरी का इलाका
अब खाली नहीं है, अब तो वहाँ नालियाँ भी हैं, पानी भी है, लेकिन ये सब गंदा सा एरिया है, मलिन बस्ती बन चुकी है। लिव 10,000 रेड पिकर्स, और यहाँ लगभग 10,000 ऐसे कचरा चुनने वाले परिवार रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, लगभग 30 वर्ष से ये लोग यहाँ रह रहे हैं बगैर किसी जान पहचान के। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, इनके पास कोई परमिट नहीं है लेकिन हाँ राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और इसी राशन कार्ड के चलते उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसीलिए ये अनाज भी खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्या बात कही है, बहुत सुंदर। पहचान के बजाय भोजन ज़्यादा आवश्यक होता है, पहचान जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच, अगर शाम को हम अपने परिवार को भोजन करा सकें और बगैर पेट दर्द के बिस्तर पर जा सकते हैं, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव्स अस नो ग्रेन, तो हमारा यहाँ रहना उचित है उन खेतों के बजाय जो हमें खाने तक को नहीं देते हैं। से ग्रुप ऑफ वुमेन ऑफ टैटरिंग साड़ीज, वो महिलाएं जो फटी हुई साड़ियाँ पहनी हैं वो ये बात कहती हैं। देन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, फिर हम उनसे पूछते हैं, अनीजन कहती हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं उन महिलाओं से जो फटी हुई साड़ियाँ पहने हैं कि तुमने वो हरी भरी ढाका की ज़मीन को, वहाँ की नदियों को क्यों छोड़ दिया है। wherever the field food find food wherever they find food they pitch their tents that become transit home, जहाँ उन्हें भोजन, उनका जवाब जहाँ उन्हें भोजन मिल जाता है वहाँ वो अपने टेम्परेरी, ट्रांसिट मीन्स टेम्परेरी, टेंट लगा देते हैं, अपने घर बना लेते हैं। क्या ऐसी ऐसे खेत, ऐसा घर, क्या घर है जो हमें खाने को नहीं देते थे, इसलिए हमने ढाका छोड़ दिया, महिलाओं का जवाब होता है। चिल्ड्रन ग्रू अप इन देम, बच्चे उसी में बड़े हुए। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीविका कमाने के लिए पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब होता है कचरा चुनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट, ये एक फाइन आर्ट की वास्तुकला का ट्रेडिशन रहा है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कचरा सोना होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके हर रोज़ का भोजन होता है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके छत पर कम से कम, उनके सर पे कम से कम छत तो होती है। इवन इट इज़ ए लीकिंग रूफ, भले ही वो टपकती हुई छत हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ नेवर मोर, लेकिन बच्चे के लिए इससे ज़्यादा और कुछ होता भी नहीं है। आगे चलते हैं, आगे कहा जा रहा है इट्स आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, मुझे कभी कभी कचरे में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, ये बात साहिब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, उसकी आंखें चमक जाती हैं जब आप गार्बेज में एक सिल्वर कॉइन प्राप्त करते हैं। यू डोंट हैव स्क्रंचिंग, फिर भी आप सर्चिंग बंद नहीं करते हैं, पता है। और हाँ, चाहत बढ़ती जाती है, जितना हम प्राप्त करते हैं उतनी ही इच्छा और बढ़ती जाती है, तब भी सर्चिंग बंद नहीं करते हैं। फॉर दिस इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफर फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू द पेरेंट्स, ऐसा लगता है बच्चों के लिए गार्बेज का अर्थ कुछ और होता है और उनके पेरेंट्स के लिए इसका अर्थ कुछ और होता है, ऐसा लगता है। आगे, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ब्रेब्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ होती है, बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ब्रेपिंग वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, जबकि युवाओं के लिए ये जीविका का एक माध्यम है। ठीक है, तो दोनों में अंतर रहता है, दोनों की सोच अलग रहती है।
वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अनीस जंग बताते हैं हमारे पड़ोस में एक क्लब है और हम देखते हैं एक सुबह वो आया हुआ है और वहीं क्लब के पास खड़ा हुआ, गेट के पास खड़ा हुआ है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो बच्चों को देख रहा है जो वाइट कलर की ड्रेस पहन के क्लब में आए हुए हैं। वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो युवा व्यक्ति टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, साहिब जवाब देता है मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, ये बात वो धीरे से बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे खड़ा वो लगातार उस गेम को देखता रहता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई होता नहीं है तब हम अंदर चले जाते हैं। ये बात भी साहिब अनीस जंग को बताता है। द गेट कीपर लेट मी यूज द सिंग, जो यहाँ के गेट कीपर है ना क्लब के, वो लोग हमें अंदर झूल लेने देते हैं। ये एक राज की बात बताई है साहिब ने अनीस जंग को। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, साहिब भी टेनिस वाले ही जूते पहने हुए हैं लेकिन उसकी जो डिसकलर्ड शर्ट है उस पर बड़े अजीब से लग रहे हैं। एंड स्टार्स, और कहता है समवन गेव देम टू मी, ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो वर्णनात्मक भाव में ये बात कहता है। द फेस द फैक्ट दैट दे एंड डिस्कलर्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो जो जूते हैं वो किसी अमीर बच्चे के होंगे जो डिस्कलर्ड हो गए हैं। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, और इसलिए उस अमीर बच्चे ने उन जूतों को पहनने से मना कर दिया क्योंकि उनके एक जूते में छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन इस एक छेद से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड वेयर फूट, एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर रहा हो, इवन शूज विद ए होल इज ड्रीम कम ट्रू, उसे अगर एक छेद वाला भी जूता मिल जाए तो उसके लिए तो सपने सच होने जैसा होता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन इतने ध्यान से जिस गेम को बच्चा देख रहा है इज आउट ऑफ हिज रीच, वो गेम तो निश्चित रूप से उसकी पकड़ से बाहर है, क्योंकि ऐसे गेम तो साहिब नहीं खेल पाएगा, इस कंडीशन में है नहीं। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज हमारी मुलाकात साहिब से होती है और वो अपने मिल्क की दुकान पर जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनेस्टर, उसके एक हाथ में स्टील का कनस्तर होता है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। अनीस जंग से जब मिलता है साहिब तो कहता है मैडम हम इसी सड़क पे आ गए ना, एक चाय की दुकान है वहाँ पर काम करने लगे हैं, टी स्टॉल पे काम करने लगे हैं। ध्यान रखना इस बात का, चाय की दुकान पे अनीस जंग को बता रहा है वो काम करने लगा है। पेंटिंग इन द डिस्टेंस, आगे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यानी सड़क पर ही आगे कहीं दुकान है, किसकी है, मिल्क बूथ या टी स्टॉल है, ठीक है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और इस काम के बदले मुझे 800 रुपये मिलते हैं और हर बार का खाना मिलता है। डज ही लाइक टू जॉब, अनीस जंग ने पूछा उससे क्या तुम्हें ये काम पसंद आया। हिज फेस आई सी, तो मैंने देखा कि साहिब आलम का जो चेहरा था हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक था वो हमें दिखा, हमें चिंता का भाव दिखा। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो अपने कंधे पर वो प्लास्टिक बैग यानी बोरी कह सकते हैं उसको टांग कर घूमता रहता था, उससे ज़्यादा भारी हमें ऐसा लग रहा है कि वो स्टील का कनस्तर था जो मालिक ने उसे दिया था दूध के लिए। द बैग वाज हिज, क्योंकि ये बैग उसका अपना था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, और जो कनस्तर अब उसके पास था हाथ में वो चाय के मालिक का था, इसलिए हमें लग रहा था कि ये शायद भारी है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि साहिब अब अपना मालिक रहा नहीं था। तो ये है स्टोरी, और ये पहली स्टोरी इसकी है और दूसरी स्टोरी भी अतिशीघ्र मिलेगी। उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आई होगी।
और अगर समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस सुंदर सी कहानी को एक लाइक दीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य बच्चों का भी भला हो। बहुत जल्दी अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।